हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हमने चट्टान के बारे में पढ़ा। चट्टान क्या होती हैं और चट्टान कितने प्रकार की होती हैं उनको हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे चट्टानों का अपक्षय, यानी कि जो चट्टानें हैं वो किस तरीके से अपघटित हो सकती हैं, वो टूट करके छोटे छोटे पदार्थों में या पैतृक पदार्थों में कैसे परिवर्तित होती हैं, तो उनकी बात करेंगे। यानी कि अपक्षय, चट्टानों का अपक्षय। अपक्षय का मतलब क्या होता है? अपक्षय वह क्रिया है जिसके फलस्वरूप मृदा के पैतृक पदार्थों का निर्माण होता है। यानी कि मृदा के पैतृक पदार्थ, चट्टान जब अपक्षयित होती हैं तो मृदा के बेटे पैतृक पदार्थ बनते हैं, है ना। अब चट्टानों का जो अपक्षय है वो मुख्य रूप से 3 टाइप से होता है: भौतिक, रासायनिक और जैविक। तो आज हम इनको ही पढ़ने वाले हैं कि इनका अपक्षय किस किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले बेटे भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, इसकी बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा भौतिक या यांत्रिक अपक्षय की बात करें तो इसमें विभिन्न भौतिक शक्तियों द्वारा, भौतिक प्रकरणों के द्वारा ठोस एवं स्थूल चट्टानों का टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाना। यानी कि भौतिक विधियों द्वारा चट्टानों का टूटकर विखंडित हो जाना, चट्टानों का टूटकर विखंडित हो जाना क्या कहलाता है बेटे? भौतिक अपक्षय। तो भौतिक प्रकरणों द्वारा या भौतिक शक्तियों द्वारा ठोस एवं स्थूल चट्टान जब टूटती हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाती हैं तो इस क्रिया को कहते हैं भौतिक अपक्षय। यह प्रक्रिया निम्न भौतिक कारकों से होती है। यानी कि इसमें भौतिक कारक कौन कौन से हैं जिनसे चट्टानों का अपक्षय होता है? सबसे पहला तापक्रम। तापक्रम में आता है कि जब ताप बढ़ता है या घटता है तो चट्टानें प्रसारित या संकुचित होती हैं। यानी ताप बढ़ता है तो प्रसारित होती हैं और ताप घटता है तो चट्टानें संकुचित होती हैं। तो बार बार प्रसारित और संकुचित होने से चट्टान कमजोर हो जाती है और विखंडित हो जाती है, जिससे छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाती है बेटे। इसके बाद दूसरा कारक आता है जल। उच्च वेग से प्रवाहित जल के कारण चट्टानों का कुछ अंश टूट जाता है। यानी कि तेजी से जब जल बहता हुआ आता है, वर्षा का जल है, तेजी से बहता है, तो उस समय क्या है कि चट्टानों का कुछ भाग टूटता है, अंश के रूप में टूटता है और वो अलग हो जाता है। जब ये वर्षा के जल के साथ टूटे फूटे टुकड़ों को लेकर वर्षा जल जब इनको बहता है, यानी कि वर्षा जल जो है जब इन टुकड़ों को लेकर के और आगे बढ़ता हुआ जाता है, तो जब यहाँ पर ये चट्टानें टकराती हैं आपस में, तो जब चट्टानें टकराती हैं तो भी इनका क्या हो जाता है? ये चट्टानें घर्षण के कारण या आपस में टकराने के कारण छोटे छोटे भागों में टूट जाती हैं। इसके बाद तीसरा कारक आता है बेटे बर्फ। तीसरा कारक क्या है बेटे? बर्फ। बर्फ में क्या होता है कि जब चट्टानें जो होती हैं उनमें कोई दरार पड़ जाती है और उनमें पानी चला जाता है, तो जब ठंडा मौसम होता है ना, तो ठंड के कारण चट्टानों में वो बर्फ जो है वो जम जाती है। यानी पानी जो है वो जम जाता है और बर्फ बन जाती है, जिससे चट्टानों में आयतन जो है वो 9% तक बढ़ जाता है तथा आयतन बढ़ने के कारण चट्टानें टूट जाती हैं। यानी कि उन दरारों में पानी भरने से ठंड में जब बर्फ जमती है तो बर्फ का आयतन अधिक होता है, जिससे क्या है चट्टानों को वो तोड़ देती है। इसके बाद है बेटे हिमजल, यानी कि बर्फ का जल। ये क्या करता है? हिमजल जो है अपने साथ चट्टानों के टुकड़े को लेकर बहता है, जिससे ये दाब एवं रगड़ से छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि जब हिमजल, बर्फ के जल के साथ चट्टानें बहती हैं तो दाब लगता है, रगड़ लगती है, आपस में टकराते हैं तो चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। इसके बाद अगला कारक आता है बेटे वायु। तो वायु क्या होती है कि तेज वायु, जैसे वायु तेज चलती है तो तेज वायु के साथ बालू और पत्थर के जो छोटे छोटे कण हैं वो उड़ने लग जाते हैं। बारीक बारीक कण जो है वो उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो चट्टानें जहां से कमजोर हो जाती हैं तो वो कमजोर स्थान पर से क्या होता है कि वो कण जो हैं वो वायु के साथ तेजी से बह करके चले जाते हैं, या चट्टानों की ऊपरी परत से कुछ अंश जो है वो क्या है टूट करके और दूसरे स्थान पर चला जाता है, या कण जब टकराते हैं तो उनसे वो अलग हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि तेज वायु अपने साथ बालू एवं पत्थर के छोटे छोटे कणों को उड़ाकर ले जाती है, जिसके फलस्वरूप चट्टानों की ऊपरी परत का कुछ अंश टूट जाता है। इसके बाद बेटे आती है आकाशीय बिजली का कड़कना। तो जब बरसात के मौसम में आकाश में बिजली कड़कती है ना, तो उसके फलस्वरूप चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं जो बाद में टूटकर विखंडित हो जाती हैं। तो इस तरीके से ये जो टोटल 6 कारक हैं, यानी कि ये 6 कारक जो है वो कौन से कारक है बेटे? 6 कारक जो है वो
भौतिक कारक हैं। अब हम बात करते हैं रासायनिक कारकों की, रासायनिक अपक्षय। तो रासायनिक अपक्षय में क्या होता है बेटे कि चट्टानें जो हैं वो खनिज पदार्थों के मूल रूप से, उनके चट्टान और खनिज पदार्थों के मूल रूप में रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि जो उनका मूल भाग था वो रासायनिक रूप से परिवर्तित होकर नए पदार्थ बना लेता है। तो रासायनिक रूप से परिवर्तित होकर नए पदार्थ, मूल पदार्थ में रासायनिक संगठन में परिवर्तन होकर नए पदार्थ जो बनने की प्रक्रिया है उसको कहते हैं बेटे रासायनिक अपक्षय। अब रासायनिक अपक्षय किन किन कारणों से होता है? सबसे पहला जल अपघटन। तो जो चट्टानें हैं इनमें जब चट्टानें खनिजों के संपर्क में आती हैं, यानी चट्टानों के जो खनिज हैं वो जब जल के संपर्क में आते हैं तो जल में उपस्थित H+ आयन खनिजों के धनायनों को स्थानांतरित कर देते हैं। यानी खनिज में जो धनायन होते हैं उनको जल का जो H+ आयन है वो स्थानांतरित कर देता है, जिससे उनका रासायनिक संगठन बदल जाता है और इस प्रक्रिया के दौरान चट्टानें निर्बल होकर टूटने लगती हैं। जैसे एक ऑर्थोक्लेज KAlSi3O8 ऑर्थोक्लेज का जब जल अपघटन होता है, यानी ये जल के संपर्क में आती है तो H+ और OH- बनता है H2O का। इसमें K+ जो है इस आयन को, इसका H+ जो है जल का, वो स्थानांतरित करेगा और अम्लीय सिलिकेट बना देगा, यानी कि HAlSi3O8 बना देगा और KOH निकल जाएगा। तो ये जो अम्लीय सिलिकेट बना है ना, ये कमजोर चट्टान है जो टूट जाती है। इसके बाद इसका पुनः जल से क्रिया करवाई बेटे, जैसे HAlSi3O8 से, है ना, तो इसके 2 मोल लिए, अब इसके साथ जल के 8 मोल क्रिया करते हैं तो ये जो है बॉक्साइट में बदल जाता है Al2O3.3H2O और सिलिसिलिक अम्ल H2SiO3 में पे चेंज हो जाता है ये। तो ये ध्यान रहे बेटे, पहले ये अम्लीय सिलिकेट में बदलता है H+ के स्थानांतरित होने से, और फिर ये जल से क्रिया करके बॉक्साइट और सिलिसिलिक अम्ल में बदल जाता है। तो ऐसे चट्टानों का विघटन हो जाता है। इसके बाद आता है बेटे जलयोजन। अगला क्या आता है बेटे? जलयोजन। कि जल जो है वो चट्टानों के साथ जुड़ता है। जलयोजन का अर्थ है कि खनिजों के साथ जल के अणुओं का रासायनिक संयोग, यानी कि जो खनिज हैं, चट्टान हैं, उनके साथ जल के अणुओं का रासायनिक संयोग हो जाता है, वो जुड़ जाते हैं। तो नमी के वातावरण में जलयोजन की क्रिया ज्यादा होती है। इसके लिए देखो, जैसे लाल हेमेटाइट है Fe2O3 है, 3H2O से क्रिया करवाई तो इसमें बन जाएगा बेटे Fe2O3.3H2O, पीला लाइमोनाइट बन जाएगा, है ना, तो जल इसमें जुड़ जाएगा, है ना। इसके बाद कैल्शियम सल्फेट है CaSO4, तो जल के अणु से क्रिया कराएंगे तो इसमें 2 अणु जल के जुड़ जाएंगे तो जिप्सम बन जाएगा। यानी कि खनिजों के साथ जल के अणुओं का रासायनिक सहयोग हो जाता है। नमी के वातावरण में ज्यादा होता है तो चट्टानें जो है वो एक तरीके से परिवर्तित हो जाती हैं। इसके बाद आता है बेटे विलयन। जल एक अच्छा विलायक भी माना गया है। इसमें CO2 कार्बनिक एवं अकार्बनिक अम्ल और लवणों के संयोग से जो घोल बनता है उसको विलयन कहते हैं। यानी कि जल जो है वो एक अच्छा विलायक है। इसमें CO2 कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ और लवण जब घुलते हैं तो घुलने पर जो घोल बनता है, इनके संयोग से जो घोल बनता है उसको कहते हैं विलयन। अब इसमें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम आदि आयन जल के साथ घुलकर मूल खनिजों से पृथक हो जाते हैं। जैसे NaCl है, ये खनिज है, जल से क्रिया करता है तो ये Na+ और Cl- आयन में टूट जाएगा और जल इसके साथ जुड़ जाएगा। यानी कि जल में घुलकर Na+ और Cl- आयन बना लेंगे ये। तो मूल खनिज जो है जल में घुलकर ये मूल खनिजों से क्या हो गए, NaCl से क्या हो गए, आयनों में पृथक हो गया। इसके बाद आता है बेटे ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का अर्थ होता है ऑक्सीजन का संयोग, यानी कि खनिजों के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। इसके कारण यौगिकों की घुलनशीलता और आयतन बढ़ने से अपक्षय सरल हो जाता है, मतलब घुलनशीलता और आयतन बढ़ जाता है। तो देखो बेटे, फेरस ऑक्साइड है FeO, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो हेमेटाइट यानी कि फेरिक ऑक्साइड में बदल जाएगा, अर्थात ऑक्सीजन इसके साथ घुल गई, ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गई तो इसका आयतन भी बढ़ जाएगा। इसके बाद में अगला कारक आता है
अपचयन। तो अपचयन में क्या होता है बेटे, खनिजों में से ऑक्सीजन का बाहर निकलना अपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, और अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का बाहर निकलना। तो जो अभी हमारा हेमेटाइट बना था Fe2O3, इसमें से ऑक्सीजन निकल करके वही FeO फेरस ऑक्साइड जो है ये बन जाता है बेटे। तो फेरस ऑक्साइड वापस बन गया इसमें Fe2O3। तो Fe2O3 को लाल हेमेटाइट भी कह देते हैं या फेरस ऑक्साइड बन गया। इसके बाद में अगला आता है बेटे कार्बोनीकरण। कार्बोनीकरण का मतलब होता है CO2 का क्षारों के साथ जुड़ना, यानी कि CO2 जब क्षार के साथ जुड़ती है तो वो कहलाता है कार्बोनीकरण। इस क्रिया में कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट बनते हैं। तो CO2 जल के साथ जुड़ता है तो कार्बोनिक अम्ल बन गया H2CO3। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, ये H2CO3 के साथ जुड़ता है तो CaHCO3 का उल्टा यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है। इसके बाद बेटे तीसरा कारक आता है जैविक अपक्षय। जैविक अपक्षय क्या होते हैं, जीव जंतु और पेड़ पौधों से होने वाला जो अपक्षय वो कहलाता है जैविक अपक्षय। भौतिक कारणों से होता है वो तो भौतिक अपक्षय, रासायनिक संगठन में परिवर्तन होकर के होता है तो वो रासायनिक अपक्षय, और जीव जंतु और पेड़ पौधों से होता है तो वो क्या है बेटे, जैविक अपक्षय। तो इसमें देखो सबसे पहला कारक है मनुष्य एवं जानवरों द्वारा। तो मनुष्य एवं जानवरों द्वारा बात करते हैं तो मनुष्यों द्वारा जैसे रेत है, सड़क है, बांध है, इनका निर्माण करना है तो चट्टानों को तोड़ दिया जाता है जिससे वो छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाती है। यानी कि मनुष्य जब बांध का निर्माण करता है, सड़कों का निर्माण करता है तो चट्टानों को तोड़ता है जिससे छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है। इसी तरीके से जानवरों की बात करें जैसे चिड़िया है, कीड़े मकोड़े, ये भी है पक्षी है ना, तो इनकी भी बात करें तो ये भी क्या है, चट्टानों पर छिद्र बना देते हैं जिससे धीरे धीरे चट्टान कमजोर होती रहती है और वो टूट जाती हैं। इसके बाद बेटा दूसरा कारक आता है इसी में पौधों द्वारा अपक्षय। अब पौधों द्वारा अपक्षय कैसे होता है कि जैसे कहीं पौधा उगाता है कहीं पर भी चट्टानों के पास, तो पौधों की जड़ें जो है वो चट्टानों में प्रवेश कर जाती हैं तो उन पर दाब पड़ता है जिसके फलस्वरूप चट्टान टूट जाती है। इन चट्टानों में दरार उपस्थित होती है जो जड़ों द्वारा कार्बनिक अम्ल का भी निर्माण करती हैं। तो इन चट्टानों की जो दरारें हैं उनमें उपस्थित जड़ों द्वारा, चट्टानों की दरारों में उपस्थित जड़ों द्वारा जो जड़ हैं वो कार्बनिक अम्ल का निर्माण करते हैं जिससे चट्टानें अपघटित होती रहती हैं। इसके बाद आता है सूक्ष्म जीवाणु। तो सूक्ष्म जीवाणु में जैसे बैक्टीरिया है, फंगस है, एक्टिनोमाइसिटीज, ये आदि चट्टानें जो हैं बेटे ये खनिजों से भोजन संश्लेषण के लिए पोषक तत्व लेते हैं। किस किस से लेते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, एक्टिनोमाइसिटीज आदि से चट्टान एवं खनिज, इनसे ये क्या है भोजन संश्लेषण के लिए पोषक तत्व लेते हैं जिससे चट्टानें क्या हो जाती हैं, दुर्बल हो जाती हैं। इसके अलावा ये पेड़ पौधों को सड़ा गलाकर भी कार्बनिक अम्ल और CO2 प्रदान करते हैं जिससे चट्टानों व खनिजों का अपघटन हो जाता है। तो इस तरीके से तीन कारकों से चट्टानें बेटे अपक्षयित हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि अपक्षय को भी तीन कारक प्रभावित करते हैं इसको, तो जलवायु कारक और भौतिक कारक और रासायनिक और संरचनात्मक गुण। तो जलवायु कारक जो है ये शुष्क दशाओं में भौतिक अपक्षय अधिक होता है जबकि नमी में रासायनिक अपक्षय अधिक होता है। इसके बाद भौतिक कारक है जैसे खनिज का आकार है, खनिज का आकार और कठोरता भी अपक्षय को प्रभावित करती है। जैसे महीन आकार के खनिजों का अपक्षय मोटे आकार के खनिजों की तुलना में अधिक होता है, यानी कि जो छोटे आकार के उनका अपक्षय ज्यादा होता है और मोटे आकार के उनका कम होता है, मंद गति से अपक्षय होता है। और कठोर खनिज जो होते हैं उनका भौतिक और रासायनिक अपक्षय अधिक होता है। कठोर खनिजों का भौतिक और रासायनिक अपक्षय अधिक होता है। इसके बाद में तीसरा आता है बेटे रासायनिक एवं संरचनात्मक गुण। रासायनिक एवं संरचनात्मक गुण, इसमें क्या है, एक खनिज के अपक्षय की दर उसके आकार, रासायनिक एवं क्रिस्टलाभ के गुणों पर निर्भर करती है। अब जैसे कठोर क्रिस्टलाभ है वो धीरे धीरे अपक्षयित होते हैं, जो कठोर क्रिस्टल होते हैं वो धीरे धीरे अपक्षयित होते हैं, जबकि मुलायम क्रिस्टल हैं वो जल्दी अपघटित हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो अपक्षय को प्रभावित करने वाले मतलब जो हमारे चट्टान है इनका अपक्षय तो होता है तीन कारकों से, भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों से, और उनमें भी अलग अलग भाग हमने पढ़े बेटे। और जो अपक्षय है उसको भी तीन कारक प्रभावित करते हैं, जलवायु कारक, भौतिक कारक और रासायनिक एवं संरचनात्मक कारक। तो इस तरीके से बेटे
ये हमारा अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक और अपक्षय, चट्टानों का अपक्षय किन किन कारकों से होता है। आज का टॉपिक ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम अगला टॉपिक जो मृदा निर्माण है उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।